नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 5 पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा अनअकैडमी का क्लास का शेड्यूल है। तो मॉर्निंग में 8 से 9 डेली ईवीएस की लाइव क्लास होती है। शाम को 5 से 6 डेली एसएसटी की क्लास होती है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी पर डिस्कस करते हैं। और डेली शाम को 8 से 10 एसएसटी की क्लास होती है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पर डिस्कस करते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, abhishek.rg स्मार्ट क्लास। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रस्ट। उसके बाद जो पृथ्वी की अगली परत है उसे कहा जाता है मेंटल। और उसके बाद में जो पृथ्वी की सबसे आखिरी परत है उसे कहा जाता है कोर। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, बीच वाली परत को मेंटल कहा जाता है और सबसे जो लास्ट वाली परत है उसको कोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रस्ट के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट की जो ऊपरी सतह है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट की ऊपरी सतह को कहा जाता है स्थलमंडल। और क्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है भूपर्पटी। याद रखेंगे, क्रस्ट को हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं? भूपर्पटी। तो भूपर्पटी की जो ऊपरी सतह है उसे स्थलमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है, तो पृथ्वी पे पाई जाने वाली जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। याद रखेंगे, पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे जो भारी धातु है वो है ओस्मियम। और अगर पूछें कि सबसे हल्की धातु कौन सी है जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है, तो वो है लिथियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्रस्ट, वही जो मैंने आपको अभी बताया, भूपर्पटी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। और 46% जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जलमंडल का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी पर जलमंडल का जो परसेंटेज है वो है 71%। 29% भाग पर जो है स्थल मंडल का विस्तार है, जबकि 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का प्रतिशत कितना है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पृथ्वी पर जो स्थल मंडल का प्रतिशत है वो है 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? तो पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थल मंडल का क्षेत्रफल कितना है? तो जितना चट्टानी वाला भाग है, जितना जहां पर हम लोग रहते हैं उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो पृथ्वी का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जबकि पृथ्वी के स्थल मंडल का जो क्षेत्रफल है वो है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है चट्टान। तो पृथ्वी की सतह का जितना भी कठोर भाग है, या फिर आप कह सकते हो कि स्थल मंडल का जितना भी कठोर भाग है, उस सबको हम लोग बोलते हैं चट्टान। ठीक। अगला प्रश्न है कि चट्टानों के प्रकार हैं, यानी कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, याद रखेंगे, आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। और इसे आर्थिक रूप से संपन्न चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं वो सभी आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होती हैं। सेकेंड नंबर पर आती है आपकी अवसादी चट्टान और थर्ड नंबर पर आती है रूपांतरित चट्टान। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। प्राथमिक चट्टान होती है जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अवसाद।
आग्नेय चट्टानों के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें अवसाद कहा जाता है, और अवसाद से ही निर्माण होता है अवसादी चट्टानों का। और समय के साथ साथ ताप, दाब और रासायनिक परिवर्तनों के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों का जो परिवर्तन है वो हो जाता है रूपांतरित चट्टानों में। और ये जो रूपांतरित चट्टान है इससे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में से कुछ जो इंपॉर्टेंट आग्नेय चट्टानें हैं उन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्वार्ट्ज, ये सभी आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कि अवसादी चट्टानों के प्रकार हैं। तो अवसादी चट्टानों के जो एग्जाम्पल हैं तो उनमें है आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट। और आपको पता होगा कि दिल्ली में स्थित जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है तो उसका जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर से ही हुआ है। याद रखेंगे, दिल्ली में स्थित जो लाल किला है तो उसका निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा ही हुआ है। अगला प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टान का प्रकार है। तो रूपांतरित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कायांतरित भी बोलते हैं। ठीक है, तो कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण है वो है आपका संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवमंडल में ऊर्जा एवं पदार्थों के चक्र के लिए आवश्यक तंत्र है। सही उत्तर है मृदा तंत्र। मृदा यानी कि मिट्टी। तो जीवमंडल में ऊर्जा एवं पदार्थों के चक्र के लिए जो आवश्यक तंत्र है उसे मृदा तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर है गैस, जल वाष्प और धूलकण। तो इन सबसे मिलकर ही हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% है, फिर है उसके बाद में ऑर्गन 0.93% और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये प्रमुख गैसेज हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे वायुमंडल में जल वाष्प और धूलकण, इनको भी शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है। तो वायुमंडल में जल वाष्प का जो प्रतिशत है वो होता है 4%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि वायुमंडल में जल वाष्प का परसेंटेज कितना होता है, जरूर याद रखेंगे, 4%। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जल वाष्प किस स्थान पर पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक जल वाष्प है ये पाई जाती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को आपको पता होगा कि विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। तो सर्वाधिक जो जलवाष्प है वो आपको भूमध्य रेखा पर देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस। तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। 78.04 नाइट्रोजन जो है ये पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। पेड़ पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन जो गैस है वो होना आवश्यक है। आपको पता होगा जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना आवश्यक है, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का होना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 20.94। ऑक्सीजन आपको पता होगा जीवनदायिनी गैस है, सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। तो 20.94% जो ऑक्सीजन है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है। सही उत्तर है 0.03%। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो है 0.03%। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, पेड़ पौधों के लिए भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही होता है। और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि पृथ्वी के टेम्परेचर को, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना। तो पृथ्वी के द्वारा विकृत जो ऊष्मा होती है तो उसको वायुमंडल में रोक के रखने का जो कार्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ही होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में ना होती तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी होती। ठीक है, लेकिन अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की ये मात्रा बढ़ने लगती है और पृथ्वी के द्वारा विकृत ऊष्मा को ये अधिक मात्रा में रोकने लगती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का ऊष्मा बजट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? सही आंसर है 48%। पृथ्वी पर जो वायुमंडल का ऊष्मा बजट होता है वो होता है 48%। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का ऊष्मा बजट कितना है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका 51%। याद रखेंगे, वायुमंडल का ऊष्मा बजट होता है 48%, जबकि स्थल मंडल का जो ऊष्मा बजट है वो होता है 51%। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पवन के संचरण का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर पवन के संचरण का जो कारण है वो है वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता के कारण ही पवनों में संचरण होता है, पवनों में गति होती है। और पवनों की दिशा में जो परिवर्तन है वो होता है कोरियोलिस बल के कारण। आप याद रखेंगे, पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो होता है कोरियोलिस बल के कारण, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो ये कोरियोलिस बल है इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचाई वाला स्थान। तो पृथ्वी पर स्थित जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। और ये जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, हाइट है 8,848 मीटर, और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल की लोकल लैंग्वेज में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, तो पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचाई वाला स्थान कौन सा हो गया? आपका माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर है, आप याद रखोगे, और कुछ बुक में आपको 8,850 मीटर मिलेगी। तो पहले 8,848 मीटर थी, फिर कुछ गलत तरीके से मापा गया, जिस वजह से लगभग 1 या फिर 2 सालों तक 8,850 मीटर भी रही। लेकिन अभी फिर से दोबारा से इसको जब सही किया गया तो फिर से इसको 8,848 मीटर ही कर दिया गया है। तो अब अगर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जो सही आंसर है वो 8,848 मीटर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर स्थित जो सबसे गहरा स्थान है वो है मैरियाना गर्त, और इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। फिलीपींस, एशिया में एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस, तो फिलीपींस के पास में ये मैरियाना गर्त स्थित है। और मैरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला स्थान है माउंट एवरेस्ट, और जो पृथ्वी पर सबसे गहराई वाला स्थान है मैरियाना गर्त, ये दोनों एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग परावर्तित कर दिया जाता है? सही आंसर है 35%। तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 35% भाग जो है वो परावर्तित कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? सही आंसर है 14%, 14%। ठीक है, तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 14% जो भाग है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो है 51%, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे विशाल एवं गहरा महासागर कौन सा है? सही उत्तर प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर स्थित जो सबसे विशाल और गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महासागरों की औसत लवणता होती है। सही उत्तर है इसका 35%, और सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला लवण है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो महासागर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला लवण होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है प्रेरी। तो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरी कहा जाता है। देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन पता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।